नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति, इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ सुसाइड इन यंगस्टर्स या इन यूथ। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तो है ही, उसके अतिरिक्त भी यह टॉपिक सभी के लिए उपयोगी है और इसलिए इसको सभी को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में किसी न किसी युवा के भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं या चाचा हैं, इसलिए हमको सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे इस टॉपिक की जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है आपको हम बता दें। भारत में सुसाइड का, युवाओं की आत्महत्या का स्टेटस क्या है, डाटा क्या है, कारण क्या है, उसके परिणाम क्या हैं, आत्महत्या का स्वरूप क्या होता है और हमें कुछ सुझाव देना है। इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो आत्महत्या, जैसा कि हम सभी लोग परिचित हैं कि आत्महत्या होती क्या है। एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने प्राणों को ले लेना आत्महत्या है, या व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपनी हत्या कर देना आत्महत्या है। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के लिए जीना इतना कठिन हो जाता है कि उसे मौत अच्छी लगने लगती है और इसलिए व्यक्ति स्वयं को मारने का क्रूरतम निर्णय ले लेता है। दूसरे की हत्या और फिर आत्महत्या, सबसे बड़ी हत्या। तो आत्महत्या के संबंध में अगर हम कहें तो भारत में स्थिति क्या है। भारत में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। तेजी से बढ़ रही है, यानी कि हर साल पिछले साल की तुलना में अधिक युवा आत्महत्या करते हैं। कुल आत्महत्या में से 71% आत्महत्याएं 41 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं। और यह बताता है प्रतिशत कि आत्महत्याओं की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा युवाओं में है। आत्महत्या करने वालों में सबसे अधिक हमारे युवा होते हैं। और देखें हम 35% आत्महत्याएं 15 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। कुल आत्महत्याओं में से 35%। इसी तरीके से 10वीं से 12वीं तक के बीच के 10 में से 3 बच्चे, मतलब 30% बच्चे ये सोचते हैं कभी ना कभी आत्महत्या के बारे में गंभीरता से कि क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से 10वीं से उच्च कक्षा के 10 में से एक छात्र द्वारा कभी ना कभी यह सोचा जाता है कि किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, यानी कि वो जीना नहीं चाहता लेकिन आत्महत्या नहीं करना चाहता। अगर किसी दूसरे कारण से, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या कोई और घटना से अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा होगा। और इस प्रकार से युवाओं में अपने जीवन के प्रति निराशा का भाव देखा जाता है। 10वीं कक्षा के 10 में से एक, मतलब 100 में से 10, यानी कि 10% बच्चे ऐसा सोचते हैं और ये बहुत अधिक संख्या हुआ करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों में युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी, यानी कि पिछले 20 सालों में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। बढ़ती हुई आत्महत्या के कारण क्या हैं? कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड ऑफ द यूथ। सबसे पहले है कि फिलियोसेंट्रिक फैमिलीज, जिसको हिंदी में कहते हैं संतान केंद्रित परिवार। संतान केंद्रित परिवार हमारे नगरों में पाए जाते हैं और उसका मतलब यह होता है कि संतान ही सब कुछ होती है, परिवार का केंद्र होती है। यानी नगरों में जो मूल परिवार हुआ करते हैं वहां संतान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार की सारी गतिविधियां, सारे निर्णय, सारे कार्य संतान पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मकान बना रहे तो बच्चे का कमरा कहां होगा, कितना बड़ा होगा, सबसे पहले उसे महत्व प्राप्त होता है। बच्चे की परीक्षाएं हैं तो उसके हिसाब से नाते रिश्तेदारी में आना जाना सारी चीजें तय होती हैं। बच्चे के हिसाब से बजट तय होता है,
सबसे अधिक महत्व बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति को दिया जाता है। इसी को कहते हैं फिलियोसेंट्रिक परिवार, और प्रायः एक ही बच्चा हुआ करता है। ऐसे में बच्चे में स्वयं के प्रति, खुद के प्रति अत्यधिक लगाव, या जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट सेल्फ, स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। स्वयं को महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। दूसरी चीज हो जाती है कि माता पिता द्वारा अपनी अपूर्ण आकांक्षाएं बच्चों पर थोप दी जाती हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, है ना, इम्पोज्ड ऑन द चिल्ड्रन। अगर मैं कलेक्टर नहीं बन पाया तो मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा बने, मैं अपना जीवन अपने पुत्र में या पुत्री में जीना चाहूंगा। इस प्रकार की अपूर्ण इच्छाएं बच्चों पर थोपी जाती। संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चे की रुचि और उसकी योग्यता को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है, और यह चीज भी उसकी आत्महत्या के लिए आगे चल करके एक कारण बन जाती है। और है, बच्चे 10वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। किसके बाद? 10वीं के बाद स्कूल और कॉलेज बहुत कम जाते हैं और कोचिंगों में जाते हैं, जिसके कारण उनका संतुलित ढंग से व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। कोचिंग में सिर्फ आपको किताबी ज्ञान मिलता है। बच्चे को जब वो विद्यालय महाविद्यालय जाता है तो दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ लड़ना झगड़ना, उनकी नाराजगी को झेलना और अपनी बात न माने जाने को भी वो सहन करना सीखता है। और इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व बहुमुखी हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। अगर वो विद्यालय और महाविद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता किसी चीज का, क्योंकि विद्यालय महाविद्यालय में उसकी हर बात मानी जाए जरूरी नहीं होता है, तो उसके अंदर सहिष्णुता का विकास हो जाता है। बात बात में रूठना या बुरा मानना यह संभव नहीं होता है, और इसलिए वो कहीं अधिक उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला बन जाता है। सफलता असफलता के प्रति उसका दृष्टिकोण भी अधिक उदार हो जाता है। लेकिन अब बच्चे वहां नहीं जाते हैं और इससे उनको सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त होता है। परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों को सामना करने की क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं होती है, जो कि आगे चल करके समस्या का कारण बनती है। तो कम विकसित होता है। माता पिता द्वारा बच्चों की हर इच्छा पूरी की जाती है और उन्हें एक बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित कर दिया जाता है, जिससे उनके अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। मतलब माता पिता बच्चे की हर इच्छा जो वो चाहते हैं उन्हें ला करके दिया जाता है, और इससे बच्चे अपने माता पिता के प्रति अधिक लगाव अनुभव करने लगते हैं। वो अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और माता पिता बच्चों को एक बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, जैसे कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, या आपको आईआईएम से AIIM से आपको मेडिकल की डिग्री लेना है, या आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, IIM में एडमिशन लेना। इस प्रकार के बड़े बड़े लक्ष्यों की ओर बच्चों को केंद्रित कर दिया जाता है और कहा जाता बस यही सब कुछ है, एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा यह है। वे बच्चे को सब कुछ देते हैं, उससे कोई भी दूसरी डिमांड नहीं करते हैं, और सिर्फ एक ही मांग होती है कि तुमको ये करके देना है। और इस प्रकार से बच्चे के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक ही चीज को महत्व देना, बाकी अन्य चीजों को महत्व न देना। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि ये सही और ये गलत। अगर ये मिला तो मैं सफल, ये नहीं मिला तो मैं असफल। अगर मुझे ये मिला तो मैं योग्य माना जाऊंगा, और अगर मुझे ये नहीं मिल पाया या मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं अयोग्य माना जाऊंगा। अगर ये मिला तो ही मेरी प्रतिष्ठा है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। और इस प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, जो कि बहुत खतरनाक चीज हुआ करती है। बच्चों की ओर से निर्णय माता पिता के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? माता पिता के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें वो बच्चे की रुचि और योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं।
वो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। और दूसरा, हम अनुभवशील हैं, हमारे पास दुनियादारी का अनुभव है, इसलिए हम बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या करना अच्छा है। तुम्हारे पास अभी दुनिया को समझने का अनुभव नहीं है। और इस प्रकार से वो बच्चे की ओर से निर्णय लेते हैं और अपना निर्णय बच्चे को थोप देते हैं, जिससे उसकी रुचि और योग्यता की अवहेलना होती है। क्षमतावान होते हुए भी बच्चा कई बार अपनी रुचि के विरुद्ध कोई काम करता है और उसमें उसकी सफलता क्या हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है, कठिन हो जाती है सफलता। और इस तरीके से होता है। इसके साथ ही भारत में जनसंख्या की तुलना में अवसर बहुत सीमित है। अगर 10 लाख या 15 लाख बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अवसर कितने सीमित हुआ करते हैं। योग्य होते हुए भी व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं होता है। सेलेक्ट होने वाले तो योग्य होते हैं, लेकिन सेलेक्ट ना होने वाला हर व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, क्योंकि अवसर बहुत सीमित थे। जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था वे भी बाहर रह जाते हैं। यह गंभीर समस्या होती है। इसी तरीके से जब कठोर परिश्रम के बाद भी बच्चे या व्यक्ति असफल हो जाते हैं, तो वो उन्हें आत्मग्लानि होती है, गिल्टी फीलिंग होती है। आत्मग्लानि क्यों होती है? आत्मग्लानि इसलिए होती है कि माता पिता ने हमें सब कुछ दिया, हमारी हर इच्छा पूर्ण की, कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं, और उन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा, सिर्फ ये एक चीज मांगी थी, ये चाहा था, और हम वो भी पूरा नहीं कर पाए। इतने अच्छे माता पिता हमें मिले कि सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं पूरी की, कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, हमें सर्वोच्च वरीयता, टॉप प्रायोरिटी दी उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ हमसे एक चीज चाही थी और हम वो भी नहीं दे पाए, और इसलिए वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं और तब वे अंततः आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो छोटी सी है ना, और इस बीच बच्चे को अगर छोटी मोटी सफलताएं मिलती भी हैं तो वो उसे महत्व नहीं देता है। अगर उसे आईआईटी नहीं मिला, कोई भी अच्छा कॉलेज मिल गया, तो महत्व नहीं देता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग ये कहती है अगर ये नहीं तो कुछ दूसरा, कुछ नहीं, जीवन का कोई मूल्य नहीं। और इस तरीके से ये गंभीर परिस्थिति में आकर के ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग और तमाम कारणों का एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जटिल क्रिया तंत्र होता है, जिससे चलते हुए बच्चा आत्महत्या कर लेता है। और ये आत्महत्या बढ़ रही है भारत में, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो आखिर को बच्चों के द्वारा जो आत्महत्या की जाती है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस आत्महत्या को हम क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात की थी। उसमें से इस आत्महत्या को हम परार्थवादी या कहें तो अल्ट्रस्टिक सुसाइड की कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? परार्थवादी, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रस्टिक। एक ऐसी आत्महत्या जिसमें आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इसलिए आत्महत्या करता है कि वो दूसरों के दुख से दुखी है, या दूसरों की मदद न कर पाने से दुखी होकर के आत्महत्या कर पाता है, दूसरों के काम न आ पाने के कारण आत्महत्या करता है। और यहां पर व्यक्ति और समाज या व्यक्ति और समूह का बंधन, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत स्ट्रांग या सशक्त होता है। अर्थात व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है माता पिता के प्रेम के कारण, क्योंकि मरने वाले अनेक छात्र ऐसा लिख करके मरते हैं अपने सुसाइड नोट में। जब वो आत्महत्या करते तो लिखते हैं, सॉरी मम्मी पापा, हमें माफ करना, हमने आपको निराश किया। यानी बच्चे ने अपने खुद की इच्छा की आपूर्ति के लिए नहीं, अपनी माता पिता की इच्छा की पूर्ति में असफल रहने के कारण वो आत्महत्या कर रहा है, और इसलिए यहां पर उसके माता पिता रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाने या अनजाने वो बच्चे के अंदर जिस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को डेवलप कर देते हैं, जिससे कुछ बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और भारी संख्या में बच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो आत्महत्या करते हैं। और कई बच्चे इसी के कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो एक गंभीर समस्या है। कुल मिलाकर के माता पिता का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, जैसा कि हमने अभी तक समझा है। अब हम देखते हैं कि सुझाव क्या है, आखिर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को एक स्ट्रेस डायरी में लिखना चाहिए। किसमें? स्ट्रेस डायरी, मतलब एक तनाव को कम करने वाली डायरी में लिखें। एक डायरी बनाएं जिसमें अपने तनाव की जुड़ी हुई हर बात को लिखें और उनको समय समय पर पढ़ें और उन विचारों में अपनी
खुद उनका आत्म मूल्यांकन तटस्थता पूर्वक करें, न्यूट्रल होकर के करें कि उसमें क्या गलत है, और उन गलत चीजों को क्या करें, पहचानें, उन्हें पढ़ें। और फिर जब हमको लगेगा कि हमारी ऐसी थिंकिंग, हमारी ऐसी सोच, हमारा ऐसा विचार गलत है, तो हम खुद ही उस चीज को छोड़ते, उससे बाहर निकलने लगते हैं। जैसे हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हमारे मन को हल्का फील होता है, स्ट्रेस, तनाव कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई कहने के लिए नहीं है तो लिखें और पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें या मन में पढ़ें, उससे भी हमारा तनाव कम होता है और हम उस तनावपूर्ण सिचुएशन से बाहर निकलते। इसलिए स्ट्रेस डायरी बहुत उपयोगी चीज हुआ करती है। इसका निर्माण सभी को करना चाहिए, विशेष करके युवाओं को। इसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, सिर्फ ये मिला तो सही और बाकी की सब चीजें मूल्यहीन है, अर्थहीन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देना चाहिए। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि योग्य अयोग्य, सफल असफल, है ना, इनको अंतिम सत्य ना माने। ये मान करके चलें सफलता भी अस्थाई है, असफलता भी अस्थाई है, टेम्परेरी है। आज अगर हम असफल हैं तो कल सफल हो सकते हैं, इस क्षेत्र में असफल हैं तो दूसरे क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, और आज सफल हैं तो कल असफल भी हो सकते हैं। जब हम ये सोचेंगे आज सफल हैं कल असफल हो सकते हैं, तो कल की असफलता से हम विचलित नहीं होंगे और आत्महत्या जैसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। और इसलिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, वरन बहुवर्णीय, बहुरंगीय होने चाहिए, जिसमें सफलता और असफलता के बीच अनेक प्रकार की छोटी छोटी सफलताएं होती हैं, उनसे भी संतुष्ट होना सीखना चाहिए और इंतजार करना सीखना चाहिए। आज नहीं तो कल होगा। ईश्वर ने हमारे लिए काम नहीं, संभवतः कोई दूसरी चीज चुनी होगी। हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और इस प्रकार से हमें यह सोचना चाहिए। परिजनों के साथ समय बिताना चाहिए। किसके साथ? परिजनों के साथ। और उनसे समस्याओं को साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि मैं यहां पर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इस काम को करना नहीं चाहता, या मैं परेशानी में हूं। उनसे बात करना चाहिए और इस प्रकार से साझा करना चाहिए। दूसरी चीज है ना, माता पिता को बच्चे की रुचि को महत्व प्रदान करना चाहिए और अपनी आकांक्षाएं बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। हम क्या नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बने, जरूरी नहीं होता। बच्चा जो बनना चाहे हमें उसी दिशा में, उसकी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ाना चाहिए, न कि हम अपनी अपूर्ण इच्छाएं बच्चों पर थोपें। और अपने बच्चे की कभी भी दूसरों के बच्चे से तुलना नहीं करना चाहिए कि अमुक का बच्चा सफल हुआ, तुम क्यों नहीं हुए भाई? तुम भी उसी स्कूल, तुम भी उसी कोचिंग में पढ़ते थे। रुचियों की भिन्नता होती है, उसे महत्व प्रदान करिए। तो तुलना ना करें कभी भी। और बच्चे को आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए। प्रेम करें लेकिन जरूरत से नहीं, और हर एक इच्छा को पूरा भी ना करें। इसके अंदर बच्चे को अपनी अपूर्ण इच्छाओं पर या अपूर्ण इच्छाओं के साथ जीने की आदत का विकास होता है। जब आप उसे कभी डांट देते हैं किसी बात पर, तो वो हर चीज पर हर्ट नहीं होगा, भावनात्मक रूप से उसे चोट नहीं लगेगी, या वो उस भावनात्मक चोट को सहन करना, उसको टॉलरेंट करना सीख लेगा। और इसलिए बच्चों के साथ उचित कारण से उसे डांटना भी चाहिए। आवश्यकता से अधिक स्नेह न करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार और तमाम लोग कहते हैं बच्चों की काउंसलिंग करो क्योंकि वो आत्महत्या ना कर लें। मेरे हिसाब से बच्चों की काउंसलिंग से भी अधिक आवश्यक होता है एक अच्छे अभिभावक बनने के लिए माता पिता की काउंसलिंग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करें। अगर माता पिता की अच्छे से काउंसलिंग हो गई, अगर वो अच्छे माता पिता, अच्छे अभिभावक हैं, तो बच्चों की काउंसलिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बच्चे आत्महत्या करेंगे ही नहीं। पहले आप देखिए, हमारे समय में बच्चे खूब पिटते थे, जूतों चप्पलों से सार्वजनिक रूप से पिटते थे, और कोई कभी आत्महत्या नहीं करता था। लेकिन आज हो रहा है। इसलिए हमारे यहां तो कहा गया है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो स्नेह हो या आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जीवन में संतुलन होना चाहिए, तो प्रेम के साथ साथ डांट डपट भी जरूरी है। तो ये हमारी आपके साथ आज की क्लास है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
इस क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध होंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगी। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।